अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की जो ये वीडियो है ये उन सारी वीडियोस का एक मजमुआ समझ लें जो हमने अभी तक बना ली हुई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस मेन चैनल पर नहीं देखी हैं तो अभी जाएं और इन वीडियोस को देखकर ये जो बेस्ट मोमेंट्स हैं इनको आके देखें। आप उनको देख कर आएंगे तो आपको ज़्यादा इसका पता लगेगा कि हमने वो कैसे कैसे देखी थी और वो किस तरह से एपिसोड्स बनी हुई हैं, और आपको इस चीज़ का ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर वो सारे के सारे जो बेस्ट मोमेंट्स हैं अभी तक हो गए इश्क आतिश के अंदर, वो सारे बताए जाएंगे। तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और साथ मेरी आगे आने वाली वीडियोस आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सकें, इसलिए इन सारी वीडियोस को लाइक भी करते रहा करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो तो उसका पहला पार्ट हमें ज़िंदगी की हकीकत के बारे में बताता है कि आया ये ज़िंदगी है क्या। हम ये ज़िंदगी जो जी रहे हैं ये असल में वही ज़िंदगी है जो हम जी रहे हैं, ये सिर्फ हम गुजारा कर रहे हैं, हम सिर्फ गुजार रहे हैं, इस वक्त को जी नहीं रहे। वो हमें सारी हकीकत के बारे में बताती हैं कि ज़िंदगी आखिर है क्या। इस दुनिया में लोग आते हैं चले जाते हैं, कोई अपना मकसद पूरा करता है तो कोई अपना मकसद पूरा किए बगैर ही इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन हाँ, बहुत कम लोग होते हैं जो इस ज़िंदगी को जीते हैं और अपनी मर्ज़ी से जीते हैं। तो ये उसका पहला पार्ट था जो कि हमें ज़िंदगी के बारे में सिखाता है कि असल में ज़िंदगी है कितनी प्यारी, और ज़िंदगी को समझने के लिए इस नॉवेल की पहली कुछ लाइनें ही काफ़ी हैं। फिर बात होती है दो दोस्तों के बारे में, एक का नाम फ़ाइज़ा और एक का नाम तानिया, जो एक दूसरे को एज अ बेस्ट फ्रेंड समझती हैं। अगर उनमें इतनी दोस्ती ना होती तो कभी भी फ़ाइज़ा तानिया को अपने भाई की शादी में ना बुलाती। तो इस चीज़ से हमें पता लगता है कि इनमें जो दोस्ती थी वो कोई मामूली दोस्तों जैसी नहीं थी, वो एक अच्छा बॉन्ड था। जिन्होंने साथ अपनी पढ़ाई तो की, लेकिन पढ़ाई करने के बाद भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने अपना जो भी स्टडी थी उसको कंप्लीट किया और उसके बाद भी एक दूसरे का साथ दिया, और वो अब भी साथ थी। फिर बताया जाता है एक लड़के के बारे में, एक ऐसा लड़का जो 3 साल से तो किसी को चाहता था लेकिन कभी बोल नहीं पाया। बोलने की कोशिश शायद उसने इसलिए भी नहीं की थी क्योंकि उसको लगता था कि सही वक्त है नहीं, और वो वही सही वक्त की तलाश में था जो कि उसे कभी मिला ही नहीं। वो चाहता था कि वो उसे सही तरह से प्रपोज़ करे, लेकिन उसे वो सही वक्त मिला नहीं। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस शादी वाले इवेंट में ही उसे कर दूं प्रपोज़। उसने कोशिश की, इस बार उसने पहली दफ़ा कोशिश की, और तानिया जो उससे ये बात सुनने को 3 साल से इंतज़ार कर रही थी, जिसके भी दिल में उसके लिए फीलिंग्स थी पर वो कभी उसे बता नहीं पाई। वो चाहती थी कि पहल उसकी तरफ से हो, शायान की तरफ से हो। शायान ने भी कभी इतने सालों में कुछ नहीं कहा था, आज पहली दफ़ा वो कुछ कहने वाला था, लेकिन उसके अल्फाज अधूरे रह गए। वो कुछ बोले बिना ही उसे वहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि फ़ाइज़ा अपने फादर को वहाँ पर उनसे मिलवाने के लिए ले आई थी। जब तक वो बातों में मसरूफ़ रहे, शायान वहाँ से जा चुका था। सोचो अगर वो उस दिन बता देता तो शायद कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती, शायद कहानी में कुछ चेंज आ जाता, या न जाने अब आगे क्या होने वाला था, जो इस कहानी को इस मोड़ पर थोड़ा सा मोड़ दिया गया। फिर हकीकत का इल्म होता है, एक ऐसी हकीकत जो कई सालों से एक राज है, लेकिन वो राज है क्या उसके बारे में अभी कुछ नहीं पता। वो राज एक ऐसा गहरा राज जिसके पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो सुनने के लिए हम सब यहाँ पर हैं, जो सुनने के लिए हर एक शख्स यहाँ पर बैठा है। हाँ, उस राज की शुरुआत तो बहुत पहले हुई थी, लेकिन अब जो कहानी चल रही थी वो कुछ अलहदा ही, कुछ और ही बयान कर रही थी। तो जब तानिया वहाँ पर बात करने ही वाली होती है तभी फ़ाइज़ा अपने फादर के साथ वहाँ पहुँच जाती है। हाल अहवाल में पता लगता है कि तानिया नूरुल हुदा की बेटी है, और जब फ़ाइज़ा के फादर को ये बात पता लगती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं
और वो ये सवाल या जवाब भी करते हैं, सवाल भी करते हैं कि क्या वाकई तुम नूरुल हुदा की बेटी हो। और वो आगे से जवाब देती हैं जी हाँ। उसके लिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसे अक्सर लोग ऐसे पूछा करते थे कि आप नूरुल हुदा की बेटी हो, क्योंकि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो इट डज़ंट मैटर। लेकिन उस वक्त उसे महसूस नहीं हुआ कि ये बहुत मैटर करता था, बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे हम कहानी में आगे जाते रहेंगे, आपको भी इस चीज़ का पता लगेगा कि ये इतना मैटर क्यों करता है, आखिर हुआ क्या था। फिर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती रहती है, हमें इस चीज़ का पता लगता है कि तानिया उस वजह से काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि शायान वहाँ से कुछ कहे बगैर ही चला गया था। वो पहले तो इतना परेशान नहीं होती, लेकिन बाद में उसके कई दफ़ा कॉल करने के बाद और कई दिन तक कॉल करने के बाद जब वो कॉल रिसीव नहीं करता, तो उसे इस चीज़ की टेंशन होने लगती है कि आया आखिर हुआ क्या है जो वो मेरी कॉल तक रिसीव नहीं कर रहा। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ बैठी होती है, तानिया, मरियम, नूरुल हुदा। अब वो सब बैठे हैं, ठीक है, और सब बैठे अपना खाना खा रहे हैं। तभी वहाँ पर मजाक की बातें होने लगती हैं। तभी तानिया को पता लगता है कि आज उनके बाबा वक्त से पहले ही घर पे मौजूद थे, यानी कि 9 बजे, जबकि वो कभी भी 12 बजे से पहले घर नहीं आते थे। और आगे से मरियम उनसे ये बात करती हैं कि क्या 12 बजे से पहले आने पर कोई पाबंदी है, तो उनका जवाब होता है कि नहीं। तो इस बात पे तानिया उनसे कहती हैं कि बाबा आप चुप करके अब खाना खा लें, इससे पहले कि आपको डांट पड़ जाए। तो आगे से नूरुल हुदा उन्हें जवाब देते हैं कि ये जो डांट है ना, ये भी बहुत कीमती होती है, ठीक है। अब नूरुल हुदा ने उनके आइडिया को सराहा तो सही कि हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन उन्होंने साथ साथ इस चीज़ को भी मेंशन किया कि तुम्हारी मम्मा को मुझे डांटना और मुझे उनसे डांट सुनना भी पसंद है। ये एक रिश्ते को मजबूत बनाने का एक फैक्टर कह सकते हैं जिसे, कि ये एक रिश्ते को मजबूत बनाने की एक कड़ी होती है। इससे जाहिर होता है कि एक रिश्ता कितना मजबूत है। ये अंडरस्टैंडिंग का एक लेवल होता है कि अगर कोई आपको डांट भी रहा है, ठीक है, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो आपकी भलाई के लिए नहीं है। कभी कभार डांट सुन लेना भी अच्छा होता है। कभी कभार कुछ लोग तारीफ करके आपको हर जगह गिरा देते हैं, लेकिन कुछ लोग आपको डांट कर किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंचा देते हैं। तो ये एक गहरी बात हमें सिखा जाता है इस पॉइंट पर। हम तो इसे एक आम सी बात समझकर आगे निकल जाते हैं, लेकिन ये हमें बहुत सी चीज़ें बता कर जाता है, जिसको हम समझना चाहें तो हम बहुत कुछ समझ सकते हैं इससे। लेकिन ये बात सिर्फ मजाक तक में नहीं रह जाती है, या सिर्फ इतनी नहीं ख़त्म होती कि एक फैमिली है और उसमें ये सारा सीन है या मोहब्बत है सिर्फ उनमें। नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और भी था, कहीं ना कहीं किसी और के लिए जगह थी। अब दादा जान का जिक्र आता है इसमें। जब भी दादा जान का जिक्र किया जाता है, तानिया के दादा जान का, तो नूरुल हुदा उन पर कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करते। बताया गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, तो कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं किया गया। बताया गया कि वो अपने कमरे में बंद है, उन्होंने इतने दिनों से कुछ नहीं खाया, तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं शो करवाया गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो उनसे बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाते थे, ऐसा नहीं था कि वो उनकी फिक्र करना ही छोड़ चुके थे। पर हाँ, कोई बात तो ज़रूर थी, कोई बात तो ज़रूर थी जिस वजह से उनके दरमियान में इतना खलल आ चुका था कि अब वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, या शायद सिर्फ नूरुल हुदा ही ऐसे थे जो उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने किसी बच्चे से अपने, यानी कि जैसे 3 उनकी बच्चे थे, तानिया और साथ में उनके 2 बेटे, तो उन्होंने कभी भी उनसे कुछ भी दादा जान के बारे में नहीं कहा था, कुछ भी गलत नहीं कहा था कभी भी। तो बच्चों का अपने दादा जान के साथ प्यार बहुत ज़्यादा था। तो तानिया इस बात पे हमेशा उड़ती थी और दादा जान को उनके कमरे से लेने जाया करती थी, और वो जब भी जाती थी तो वो उनको एक रेड डायरी के साथ अपनी रोलिंग चेयर के ऊपर बैठा पाया करती थी, जिसके सामने एक आतिशदान जल रहा होता था और उसके ऊपर एक तस्वीर लगी होती थी, एक लड़की की तस्वीर। हाँ, एक लड़की की तस्वीर लगी होती थी, जिसको शायद वो देखते देखते ही सो गए होते थे। वो लेने जाया करती थी और वो आराम से आ जाया करते थे। आज भी बिल्कुल वैसे ही हुआ, वो लेने गई और वो आ गए। लेकिन हाँ,
बातों ही बातों में कुछ बातें ऐसी चुप जाती हैं जो इंसान को अंदर तक हिला देती हैं। वैसे ही तान्या ने एकदम से कहा कि देखा मामा, मैंने कहा था ना मैं ले आऊँगी दादा जान को, मान गए ना वो मेरी बात। तो आगे से नूरुल हुदा ने ये जवाब दिया कि जिसकी माननी चाहिए थी उसकी तो कभी मानी नहीं। इस बात पर उनके हाथ काम गए और बहुत मुश्किल से उन्होंने खुद को संभाला। लेकिन हाँ, इस चीज़ को सबने नोट किया था, लेकिन कोई किसी से कोई सवाल नहीं कर सकता था। ये उनके कानून में से एक कानून था कि उनके दरमियान में जो भी बात होगी कोई कभी भी नहीं पूछेगा। हमें इस चीज़ से अंदाज़ा होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे अल्फाज किसी को क्या ही कह देंगे, लेकिन असल में वो किसी की जान लेने के भी काबिल होते हैं। अपने अल्फाजों से मार देना किसी को सबसे बुरी मात देना होता है। तो हमें इसलिए अपने अल्फाजों का इस्तेमाल बड़े ध्यान से करना चाहिए कि कहीं हम किसी की फीलिंग्स को इतना ना हर्ट कर दें कि वो अपनी ही नज़रों में गिर जाए। अब आहिस्ता आहिस्ता तान्या की परेशानी में और ज़्यादा इजाफा होता जा रहा था। उसने फ़ायज़ा को कॉल मिलाई और कहा कि मुझे उसका नंबर चाहिए, तुम्हारा कज़न है, उसके घर का नंबर दो, ये तो वो, ये सारी बातें हुई। मकसद यही था कि तान्या की जो परेशानी थी वो दिन ब दिन और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, और ज़्यादा शिद्दत से बढ़ती जा रही थी। और इसी तरह ही 2-3 महीने कब गुजर गए उसको इस चीज़ का आइडिया तक नहीं हुआ। अब कहानी का मोड़ आता है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हमें पुरानी एक झलक देखने को मिलती है। हाँ, दादा जान के बर्थडे। हमें पता लगता है कि यहाँ पर अब दादा जान के बर्थडे की सेलिब्रेशन होती है, जिसमें तान्या और उसके दोनों भाई मिलकर एक केक बनाते हैं, हला गुला करते हैं, बहुत शरारत वगैरह करते हैं। लेकिन उनकी मम्मा उनको थोड़ा सा डांटती हैं और उनकी हेल्प कर कर एक सेलिब्रेशन प्रॉपर करने की तैयारी की होती है। जब रात का पहर आता है तो पता लगता है नूरुल हुदा घर पर नहीं है, क्योंकि वो सुबह ही मना कर चुके थे कि वो नहीं आएंगे, उनकी मीटिंग है। जबकि तानिया अच्छे से जानती थी कि वो जानकर आना ही नहीं चाहते थे। अब वो सब तैयार होते हैं, दादा जान के पास जाते हैं। तानिया जाती है दादा जान के पास, अब बैठती है उनके कदमों में, उनके घुटने पर अपना हाथ रखती है और उनको हैप्पी बर्थडे बोलती है, या फिर सिर्फ दादा जान करके ही इंतखाब करती है उनका। अच्छा, अब सारी कहानी तो सही चल रही थी, लेकिन दादा जान के लिए वो चीज़ नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि ये सारे जो हरकत अभी तान्या ने की थी वो उनसे पहले ही कोई कर चुका था। ऐसा होता है ना कि अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जो भी सोच रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि कभी हमने पहले किया है, या अगर हम वही चीज़ दोबारा रिप्ले होते देख लें अपने सामने तो हम कहेंगे यार ऐसा हुआ था एक दफ़ा। या कुछ यादें हमारे दिमाग में ऐसी बैठ जाती हैं कि अगर वही याद हमारे सामने कोई रिपीट करे तो हमें वही शख्स याद आता है जिसकी वो आदत थी या जो वैसे किया करता था। तो यहाँ पर भी वही सीन होता है। दादा जान को वो सारी यादें वापस आना शुरू हो जाती हैं जो एक पल उन्हें उसी लम्हे में ले जाती हैं जहाँ पर कोई और भी ऐसा कर चुकी थी। हाँ, उनकी बेटी। यहाँ से हमें पता लगता है कि वो उनकी बेटी थी जिसने ये सारा किया था, लेकिन उनको दुख इस बात का होता था कि बाबा जान हमेशा नूरुल हुदा का वेट करते हैं, जो कि हमेशा कभी भी अपने टाइम पर नहीं आते थे। वो हमेशा रात को 12 बजे ही आया करते थे और 29 नवंबर का दिन उन्होंने हमेशा भूलना होता था। दादा जान नूरुल हुदा को अपना बेटा मानते थे, उससे ज़्यादा प्यार करना, जिसकी वजह से तानिया जो थी उसको बहुत तकलीफ़ होती थी, क्योंकि तानिया नहीं उनकी बेटी को ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, जिसकी वजह से उनमें एक जैसे कहते हैं ना एक दर्द की लहर दौड़ जाना, बिल्कुल वो वाली फीलिंग आना कि अगर आप देख रहे हो कि आपसे ज़्यादा किसी को प्रायोरिटी दी जा रही है तो एक होता है जेलस होना, लेकिन वो जेलस नहीं होती थी, उसको इग्नोर फील करवाया जाता था, जिसकी वजह से उसे तकलीफ़ होती थी, एक दर्द होता था। जिस दर्द को अगर हम आज सोचें तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि आप किसी को बहुत ख़ास समझते हो और वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो आपको कैसा महसूस होगा? दर्द होगा ना आपको। जेलसी तो फिर बात की बात आती है, लेकिन जो इग्नोर करने के बाद आपको दर्द होता है उसने भी वही महसूस किया। फिर कुछ ऐसे अल्फाज भी होते हैं हरकतों के अलावा जो कि इंसान को हर तरह से माजी के
हर पन्ने तक ले जाते हैं। जैसे कि तान्या ने कहा कि दादा जान, बर्थडे तो अपनी तारीख पर ही अच्छी लगती है, और यही अल्फाज पहले भी कोई कह चुकी थी। तो इसलिए लिखा गया है, सादिया राजपूत ने इसमें लिखा है कि यादें माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। इसी वजह से ये लाइन लिखी गई है। अगर आप किसी माजी को बहुत देर तक अपने माइंड में रखते हो तो उसकी वजह से असर ये होता है कि आपको जो प्रेजेंट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाता है। और ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि आप अपने माजी को भूल जाओ, क्योंकि ये हमसे भुलाया जाएगा ही नहीं। इंसानों की फितरत में ये चीज़ है ही नहीं कि जो हो चुका वो उसे भूल जाए। वो कहीं ना कहीं उसे याद ज़रूर आएगा, किसी न किसी बात में, किसी न किसी आदत में, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कुछ देख कर, कुछ सोच कर, कहीं भी उसे वो मेमोरीज जो हैं वो दोबारा रिप्ले ज़रूर होंगी। और इसीलिए ये कहा गया है कि यादें माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। फिर आगे हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि तान्या की परेशानी जो थी वो हद से ज़्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ 2-3 महीने बाद फायजा आती है उसके पास भागी हुई, और आगे बताती है कि उसके फादर को हार्ट अटैक हुआ है और इस वक्त वो आईसीयू में है। वो सारे जाते हैं, वो भी बौंदला जाती है। वो कहती है ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। वो दोनों ही घबराई हुई होती हैं, लेकिन रास्ते में तान्या को एक ऐसे हकीकत के बारे में पता चलता है जो शायद ना पता चलता ना तो इतना दुख ना होता, लेकिन जब उसे इस चीज़ के बारे में पता लगता है तो वो बिल्कुल टूट जाती है। उसे ये बात बताई जाती है कि वो हर वीकेंड पे यहाँ पर आता है। शायान हर वीकेंड पर यहाँ पर आता है। कराची में हर वीकेंड पर होता है वो, लेकिन ना कभी उसने उसकी कॉल रिसीव की, ना कभी उससे मिला वो, ना अपनी बात उसने कुछ बल्कि कहा ही नहीं। जैसे कुछ कहे बगैर बंदा चला जाता है, बिल्कुल वैसे ही चला गया। और ऐसा क्यों था, इस बात का जवाब वो ढूंढ रही है। और क्या है वो जवाब, क्यों उसने ऐसा किया? यही सारी बातें उसको डिप्रेशन में मुब्तला कर देती हैं। वो अस्पताल खुद भी जाना चाहती थी, लेकिन वो गई नहीं। वो वहीं अपने कदम रोक कर उसने पीछे कर लिए। उसने अपनी गाड़ी घुमाई, देर तक सड़कों पर ऐसे ही घूमती रही जब तक कि वो थक नहीं गई। लेकिन जब वो घर गई, उसने अपने आप को कमरे में लॉक कर दिया। उसने खुद को ही इल्ज़ाम देने शुरू किए कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सारी गलती ही मेरी है। मैंने तुमसे प्यार किया था, तुमने नहीं किया था मुझसे, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कहीं पर खुद को इल्ज़ाम देती है तो कहीं पर उसको इल्ज़ाम देती है कि तुमने मेरा एतबार क्यों तोड़ा। एक मिक्स्ड फीलिंग वाली जो कंडीशन होती है बंदे की, वो तब होती है। या तो हो ना कोई जवाब देकर आपको चला जाए कि हाँ तुम्हें ये कमी है, लेकिन कोई हो जो आपको कुछ कह कर ही ना जाए, आप में कुछ कमी ना हो, कुछ कोई बात हो ही ना असल में, लेकिन वो फिर भी चला जाए। तो आपके दिमाग में इतने सारे सवाल होते हैं कि आप खुद समझ नहीं आता कि आया आप गलत हो या वो शख्स गलत है, कौन गलत है इसमें। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा तक नहीं होता। वो उसके लिए रोना नहीं चाहती थी, लेकिन वो फिर भी फूट फूट कर उसके लिए रोई। हाँ, वो बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई वो। कि एंड में जब उसने मेडिसिन लेनी थी, उससे वो मेडिसिन भी नहीं चाह रही थी, इतनी शिद्दत से वो रोई। 1-2 महीने का प्यार नहीं था उसका भी, वो भी काफ़ी अरसे से उसे पसंद करती थी, लेकिन अब था कि कुछ किसी तकमील तक पहुँचे वो। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें ना उसने आपको अपनाया हो और ना पूरी तरह छोड़ा हो, जिसमें आपने 3 साल से किसी को चाहा हो, उसकी शिद्दत को महसूस करना ना हमारे बस की बात नहीं है। उसकी शिद्दत को सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो इन सारी चीज़ों से गुजरा हो। हम कह तो सकते हैं कि हाँ हम तुम्हारे गम में शरीक हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें रोने नहीं देंगे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पर वो सिर्फ बातें होती हैं। जो उस सिचुएशन से गुजर रहा होता है ना, उसे पता होता है कि मुझ पर क्या बीत रही है, उसे पता होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, उसे सब कुछ पता होता है। किसी दूसरे को उसके बारे में कभी भी नहीं पता होता, कभी पता हो भी नहीं सकता। मैं नहीं मानती इस बात को
कि कभी कोई आपसे कहे कि यार तुमने इतना सह लिया, तुम तो इससे इतना मोहब्बत करती थी, इतना प्यार करती थी, और फिर उसके बाद ये हो गया वो हो गया, मुझे बहुत दुख है। तो यार वो दुख छोटी सी चीज़ है, जो उस बंदे पर गुजर रही होती है ना, उसका अंदाज़ा हम कर भी नहीं सकते हैं। वो बंदा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, वो बंदा पागल हो जाता है यार, कि कैसे कैसे गया ये उसको कभी समझ ही नहीं आता कि आया गलती मेरी थी या उसकी थी, मैंने गलत किया या उसने गलत किया। वो इन चीज़ों में उलझ कर ना ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर ही अंदर कुछ टूट रहा होता है। और सबसे बुरी बात ये होती है, जब आप टूट रहे हो तो आप किसी को बता भी ना पाओ कि आप टूट रहे हो। वो नहीं बता पाती थी, वो बिल्कुल नहीं बता पाई, वो अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बता पाई। उसकी दोस्ती फ़ायज़ा के साथ काफ़ी हद तक थी कि उसे सब पता था, लेकिन वो उसे भी नहीं बता पाई कि वो क्या फ़ील कर रही है। वो फ़ायज़ा से भी अपनी बात शेयर नहीं कर पाई। उसके पेरेंट्स, वो उनसे कैसे ये बातें कर लेती, वो उनसे भी नहीं कह सकती थी, और कभी किसी को कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो कहती तो उसी को ही गलत ठहराया जाता, उसको ही गलत ठहरा कर चुप करवा दिया जाता कि तुम चुप कर जाओ और आइंदा के बाद ये बातें अपने मुंह से तुमने नहीं निकालनी है। अब उसने कल निकलना था, रात तो गुजार ली, दिन भी गुजार लिया। अब उसने कल सुबह उठना था, तो उन सबको फेस भी करना था उसने, और यही सबसे मुश्किल काम होता है। वो जानती थी कोई भी झूठ नहीं चलेगा कि मैं ठीक हूँ या कुछ भी, तो उसने ये बहाना बना दिया कि हाँ मेरी तबीयत ठीक थी, और वजाहत देकर वो चुप हो गई। लेकिन नूरुल हुदा ने इस चीज़ को फील किया था, कुछ ऐसा उसने महसूस किया था जो शायद वो पहले भी महसूस कर चुका था, और अब की बार वो शायद किसी गलती से बचना चाह रहा था। जो उसने अपनी बेटी से ये बातें कही कि कभी भी अपनी बात, अपना दर्द हमसे ना छुपाना, जो भी बात हो खुल के बता देना, हमें तुम्हारी बात छुपाने से ज़्यादा तकलीफ होगी। ये सारी बातें नूरुल हुदा ने किसी वजह से ही उससे कही थी, जो शायद आज तो उसको समझ नहीं आई थी, लेकिन बहुत जल्द समझ आ जाने वाली थी कि वो ये सारी बातें क्यों करते थे। उन्होंने मुझ में क्या महसूस किया था ऐसा, जो उन्होंने मुझसे ये सारी बातें कही। मरियम, तानिया की मदर, उनको एक दफ़ा पहले भी फोर्स कर चुकी थी कि वो शादी कर ले। अंसर अच्छा लड़का है, वो उसे खुश रखेगा, लेकिन तानिया ने तब भी साफ इनकार किया था, क्योंकि वो जानती थी कि एक ही शख्स है जो उससे प्यार करता है, और वो भी किसी एक शख्स को ही चाहती थी, वो था शायान, और वो उसी के जवाब में बैठी थी। लेकिन अब कहानी कुछ और थी, अब की बार जवाब भी कुछ और ही निकला। फिर उसने ऑफिस जाने से तो मना कर दिया, लेकिन वो अपनी माँ के जवाबों से ना बच सकी, अपने माँ के सवालों से ना बच सकी। वो उसे उन सारे सवालों को जवाब देने थे जो कि शायद उसकी मामा को फेस करने पड़ रहे थे। हाँ, तो वो सवाल एक ही था, जिस टॉपिक पर पहले भी बात हुई थी, वो वही टॉपिक था जो कि अब भी दोबारा से बात करने जा रही थी उनके ऊपर। तो वो था तानिया की शादी का टॉपिक। अब की बार वो टीवी के सामने बैठी थी, तो उसकी मम्मा ने जाते जाते उससे बात की कि वो लोग इसरार कर रहे हैं कि तुम शादी कर लो, जल्दी में है वो, शादी नहीं तो एटलीस्ट मंगनी कर लो। तो इस बात पर तानिया का जवाब इस बार इनकार नहीं था, बल्कि उसने कहा चले मैं सोचती हूँ। उसका ये जवाब सिर्फ और सिर्फ शायान की उस हरकत का नतीजा था जो वो कर चुका था। अब उसे किसी पर एतबार नहीं था। जब वही उसका नहीं रहा तो वो किसी और से क्या कुछ कहती। उसे ये बात अच्छे से पता थी कि अगर वो ही नहीं तो फिर जो मर्जी हो, उसे इस चीज़ से गर्ज नहीं था। उसने सोचने के लिए हाँ तो कर दी थी, लेकिन वो कभी सोच ही नहीं पा रही थी, क्योंकि एक शख्स को छोड़कर किसी और के बारे में सोचना इंतहाई मुश्किल तरीन काम होता है। आप एक शख्स को 3 साल से किसी को सोच रहे हो आप, और एकदम से आपको कहा जाए आपने उसके बारे में नहीं सोचना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसके बारे में सोचना छोड़कर किसी और के बारे में सोचना शुरू कर दो, कभी नहीं हो सकता। आप जितना मर्जी दूसरों के सामने शो ऑफ कर लो कि हाँ ऐसे हो गया वैसे हो गया, लेकिन आप अगर अपने ज़मीर से पूछोगे ना, अपने आप से पूछोगे आईने में खड़े होकर, क्योंकि सबसे जो घटिया तरीन बात है ना, वो यही है कि आप लोग खुद से भी झूठ बोल रहे हो। अगर आप आईने खड़े होकर सामने भी ये बात झूठ बोल देते हो ना कि 3 साल हो गए, लेकिन हाँ कुछ नहीं होता, मैं किसी और के बारे में सोच लूँगा, या फिर ये भी तो है, चलो ये ना सही तो वो सही। नहीं, अगर आपने कभी वाकई किसी को दिल से चाहा है, तो आपने उसके साथ जो वक्त बिताया होगा वो आपको कभी नहीं भूल पाएगा।
हाँ, एक अरसे के बाद शायद वो धुंधला पड़ जाए, लेकिन आप भुला उसे तब भी नहीं पाओगे, क्योंकि हम नहीं भुला पाते कभी अपना माज़ी। हम नहीं भुला सकते, हमारे पास वो पावर है ही नहीं कि हम भुला दें। तो जब हमारे पास वो पावर है ही नहीं, तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं इस बारे में? कुछ भी नहीं कर सकते। और यही चीज़ थी जो अब उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी कि मैंने क्या जवाब दे दिया है, और अब वो कैसे किसी और के बारे में सोच लेती, कैसे सोच लेती। तानिया एक हंसमुख और हमेशा खुश रहने वाली लड़की थी, लेकिन अब वो ऐसी नहीं रही थी। अब बहुत कुछ बदल गया था, बहुत सी चीज़ें बदल चुकी थी। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसे वक्त का अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि कब वक्त गुजर गया और उसके भाई कॉलेज से घर वापस आ गए। उसे इतना खोया हुआ कभी किसी ने नहीं देखा था। उसके भाई ने आकर उसे हिलाया, उसे होश में वापस लेकर आया, तो वो ये पूछने पर मजबूर हो गया कि आप आज कैसे खो गई? दादा जान और नूरुल हुदा की तो ये आदत थी, लेकिन आज आपकी ये आदत कैसे बन गई? आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आज आप ऐसे कर रहे हो? यादों में खो जाना उन लोगों की आदत बन जाती है जो ज़्यादा सोचने लगते हैं, और वो भी अभी कुछ सोच रही थी, और वो इतना गहरा सोच रही थी कि उसे सोचा भी नहीं जा रहा था। अभी वो अज़ियत से बाहर नहीं आई थी कि उसको शादी कर देने का कहा गया था। उसका सोचना, उसका ऐसे खो जाना बिल्कुल जायज़ था। उसका सबसे कट जाना बिल्कुल जायज़ था। उस पर जो गुजर रही थी वो कभी कोई समझ सकता ही नहीं, कभी भी नहीं। पर हाँ, उसने खुद के अंदर कभी ये चीज़ें बदलती महसूस ही नहीं की थी जो वो बनती जा रही थी, दिन ब दिन जो उसके साथ होता जा रहा था। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप अपने गम में हो और आपको अपने इर्द गिर्द की दुनिया जो है वो खुशगवार लग रही हो, चाहे वो जितनी भी मजाक हो या जितना भी लोग खुश हों, तब भी आपके अंदर जो वीरानी होती है वो हमेशा वीरानी ही लगती है, और आपको हर जगह वीरानी नज़र आती है। लेकिन फिर भी ये दुनिया है ना, तो आपको मजबूरन खुद को उनके जैसा बनाने पर मजबूर करना ही पड़ता है। अगर वो हंस रहे हैं तो आपको भी हंसना ही पड़ता है, अगर वो रो रहे हैं तो आपको भी रोना ही पड़ता है। अब दादा जान के साथ बैठे टेबल पर जब सब मजाक कर रहे थे तो उसे भी हंसना ही पड़ा, चाहे उसके अंदर जो कुछ भी हो रहा था, चाहे वो जैसी मर्जी हो चुकी थी। लेकिन अगर वो तब ना हंसती तो शायद बहुत कुछ बदल जाता। उसने हंसी मजाक में हर बात को टाला। दादा जान भी हर बार डिप्रेशन में नहीं रहते थे या हर बार ऐसे ही नहीं थे, लेकिन दादा जान जो थे वो हंसमुख भी थे, वो भी हंसा करते थे, और आज वही सबके साथ बैठे आराम से हंसी मजाक की बातें कर रहे थे जैसे कि पहले कुछ हुआ ही नहीं हो। वो एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर रहे थे आज, क्योंकि उनकी भी कैफियत तानिया जैसी ही थी। उनको भी दुनिया के सामने हंसना पड़ता था। मजाक मजाक में जब उज़ैर को बुरा लगने लगा तो दादा जान ने उसकी साइड ली, उसे हौसला दिया कि तुम इन नामाकुलों की बातें क्यों सुन रहे हो, इनकी बातें ना सुनो। तो हमने इस नोवेल को अभी तक यहाँ तक ही पढ़ा था, और मुझे लगता था कि नोवेल तो हर कोई पढ़ के देता है, नोवेल हर कोई पढ़ लेता है, वॉइस ओवर्स और भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन कभी जो उनकी डीप बातें होती हैं, उनकी जो अंदर की बातें होती हैं, कभी वो कोई नहीं बताता। हाँ, मैं भी इसको सही तरह से डिफाइन नहीं कर पाई, इसको सही तरह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जिसने ये लिखा है सादिया राजपूत ने, उन्होंने बहुत गहराई से इसको लिखा है, तो मुझे ज़्यादा अच्छे से वही एक्सप्लेन कर पाएंगी बिना किसी शक के। लेकिन मैंने ये अपनी बस छोटी सी कोशिश की है मैंने, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी मेरी आने वाली सारी वीडियोस को देखिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द यूट्यूब वीडियोस। और आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।